मैं प्रेस के लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं। दो मतलब एक ही ठीक है। बहुजनों के जिस तरीके से वो नहीं, उनकी नाराजगी होना स्वाभाविक है, लेकिन हम बहुजन समाज और जब कभी भी उनके साथ अन्याय होगा तो उनके साथ खड़े दिखाई देंगे। सर, एंटी कन्वर्जन लॉ की बात करते हैं। अमित शाह कल जिस प्रकार से पंजाब में थे, उन्होंने कहा अगर हमारी सरकार पंजाब में आती है तो एंटी कन्वर्जन लॉ जो कानून लाएंगे। हालांकि महाराष्ट्र में ये टेबल हो चुका है असेंबली में। क्या एंटी मेरे पत्रकार साथी, उन्होंने खुद ही धर्म बदल लिया अपना। वो हिंदू कहाँ है? उन्होंने अपना धर्म बदला। किस कानून से बदला धर्म? आप बताओ कौन सा धर्म है उनका? मैंने कहा ना कि धर्म बदल लिया उन्होंने अपना धर्म बदला है। नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि उन्होंने धर्म बदला है। आपने कहा सर धर्म बदल लिया तो उन्होंने किस कानून से धर्म बदला? ये आपको रिसर्च दे रहा हूँ, आप पत्रकार हैं, यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि जब उन्होंने धर्म बदल लिया तो किस कानून से बदला? सवाल ये है कि अमित शाह जी कह रहे हैं पंजाब में अगर उनकी सरकार आती है। अरे मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, आपकी बात को जोड़ के कह रहा हूँ। कानून लाने की जरूरत क्या है? उन्होंने खुद अपना धर्म बदला है। सर महाराष्ट्र में नहीं बात समझे, गूगल करो। अरे गूगल कर लो, कुछ नहीं होता। तो उसमें कानून लाने की जरूरत क्या है? जब आपने खुद अपना धर्म बदल लिया तो कानून लाने की जरूरत क्या है? बड़ा विरोध हुआ था, हिंदी शक्ति को लेकर बड़ा विरोध हुआ था। आपका क्या कहना है उसके बारे में? हिंदी की शक्ति पे बहुत विरोध है। कक्षा पहली से हिंदी की शक्ति ना हो, बड़ा विरोध हुआ था। अब मैं समझ गया। मैं सभी भारतीय भाषाओं के पक्ष में हूँ। और देखिए टेक्नोलॉजी कितना आसान कर दी है चीज़ें। अगर आप कुछ अब मराठी में लिखोगे, मैं हिंदी में पढ़ सकता हूँ। मैं हिंदी में लिखूँगा, आप मराठी में पढ़ लोगे। तो ये पुराने ज़माने की बात थी, अब वो ज़माना नहीं है। इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में टेक्नोलॉजी ने हर भाषा को आसान कर दिया है। कोई भाषा अगर आप नहीं भी जानते होंगे तो आप उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से उस भाषा में आप एक दूसरे से बात कर सकते हैं। मुंबई में काफी दिनों से अवैध बांग्लादेशियों का मुद्दा चल रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि वो कई पार्टियों के वोट बैंक से उनको हमारा ये साथी जो पूछ रहा है, बीजेपी को ये भी तो बताना चाहिए वो आए किसकी सरकार में है। ये बीजेपी बताती नहीं किसकी सरकार में आए हैं। मुझे याद है कि उत्तर प्रदेश में जो सवाल ये उठा कि बांग्लादेशी आ गए हैं। अब आप सोचिए, उन्होंने बांग्लादेशी पकड़े और अखबार में छपाया और सोचते कहाँ छोड़ दिया उन्हें? कलकत्ता छोड़ा है। उन्होंने बांग्लादेशी पकड़े आगरा से पुलिस के लोगों ने और कहा कि हमने बांग्लादेशी पकड़ लिए, और कहाँ छोड़वा दिए? किस ट्रेन में बैठाया उन्हें कि कलकत्ता छोड़ दो इन्हें? क्या वो बांग्लादेशी थे? तो भारत सरकार की जिम्मेदारी क्या बनती है? उन आईपीएस अफसर की जिम्मेदारी क्या थी कि अगर बांग्लादेशी थे तो उन्हें बांग्लादेश भेजना चाहिए था ना, या जो कानून या व्यवस्था उसके तहत करना चाहिए था। ये केवल चुनाव के लिए करते हैं कि ये बांग्लादेशी हैं। अभी एसआईआर में यूपी में, आप बीजेपी को जानते हैं कैसी पार्टी है? बीजेपी एसआईआर नहीं लाई थी, ये एनआरसी था। और उत्तर प्रदेश के लोग ये बात समझ गए कि एनआरसी है। उत्तर प्रदेश के लोगों ने अपना बोर्ड बनवा लिया। आपने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी घबरा गए और कहा कि 4 करोड़ वोट हमारा कट गया। जो लोग मुस्लिम के कागज ढूंढ रहे थे, अब सब हिंदू भाइयों को लाइन में लगवा दिया उन्होंने। सोचिए, हिंदू भाई कागज ढूंढ रहे हैं। यूपी में एसआईआर से परेशान विपक्ष नहीं हुआ। पहली बार पूरे देश में एसआईआर से सत्ता पक्ष लोग परेशान हैं कि उनका वोट कट गया। और वो बेईमानी करने के लिए उतर आए थे। कभी नंदलाल के नकली साइन कर रहे थे, कभी दशरथ के नाम से वोट कटवा रहे थे, और चुनाव आयोग ने किसी नियम का पालन नहीं किया। और इलेक्शन कमीशन से मैंने देखा है कि किस तरीके से आंख बंद कर करके बैठे थे जब उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन हो रहे थे। पूरा बाई इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने लूट लिया।
अखिलेश जी, गल्फ कंट्री में जिस प्रकार से युद्ध लोग और जो भेदभाव किया इन्होंने, भारत सरकार ने जो उनके साथ भेदभाव किया है, वो बंगाल की जनता भूल नहीं सकती है। काशीराम जी की जयंती पर मायावती जी ने कहा है कि जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस बहुजनों का अहित चाहती है, उसी तरीके से समाजवादी पार्टी भी उनका अहित चाहती है। मैं अपने पत्रकार साथी का धन्यवाद देता हूं कि ये बात मैं कहता आखिरी में, लेकिन उन्होंने याद दिला दिया। माननीय काशीराम जी को हम लोग याद कर रहे हैं, उनके साथ साथ जितने भी पीढ़ीय महापुरुष हैं उन सबको हम समय समय पर याद करते हैं। माननीय काशीराम जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है लोगों को जगाने में, खासकर बहुजन समाज के जगाने को लेकर के। और माननीय काशीराम जी जिस रास्ते पर चले, वो रास्ता उन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का अपनाया कि लोगों को हक दिलाएं, लोगों के न्याय मिले। संविधान में जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने उनको हक सम्मान का जीवन दिया, वो दिलाने के लिए उन्होंने जीवन लगा दिया। और एक ऐसा भी समय आया था जब नेताजी और माननीय काशीराम जी ने मिल करके यूपी में सरकार बनाई थी। न केवल सरकार बनाई थी, बल्कि बहुजन समाज पार्टी को ताकतवर बनाने का काम किया था। और उसके बाद एक बार फिर मुझे मौका मिला था, जहां पर 2019 में मैंने बहुजन समाज पार्टी से अलायंस किया था। और अलायंस ये सपना लेकर के किया था कि उनकी नेता मायावती जी प्रधानमंत्री बन सकें, लेकिन हम लोग कामयाब नहीं हुए। उन ताकतों से हम नहीं लड़ पाए जिन ताकतों ने कभी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को हरवाया था। उन ताकतों का हम नहीं मुकाबला कर पाए। उन पे संसाधन बहुत हैं, उन पे हालांकि नहीं बोलना चाहिए लेकिन फिर भी बोलें, ये सब भी बहुत है, ये सब भी बहुत है। उसके कारण हम लोग लड़ाई नहीं जीत पाए, लेकिन ये लड़ाई हमेशा चलती रहेगी और बहुजन समाज को हम लोग जोड़ते रहेंगे। जो कभी सपना देखा था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने मिलकर के आगे काम करने का, उन्हीं विचार के लोगों को हम लोग जोड़ करके उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला ही नहीं करेंगे, बल्कि उनका सफाया करने का काम 2027 में करेंगे।